आमतौर पर जब भी किसी निवेश या शेयर मार्केट की कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आती है ना, तो दिमाग में तुरंत किसी विदेशी टेक कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी का ही ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग वही सोचते हैं। वही ना। लेकिन आज इस गहरी चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। बात है साल 2001 की। अच्छा, 2001 की। हाँ, अगर उस वक्त किसी ने रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदने के लिए 55,000 रुपए खर्च किए होते, तो आज उस व्यक्ति के पास क्या होता? एक बहुत ही शानदार पुरानी विंटेज मोटरसाइकिल, जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती। बिल्कुल देखने में अच्छी लगती। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने वो 55,000 रुपए मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय उसको बनाने वाली कंपनी यानी आइशर मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए होते। हाँ, जो उस समय करीब 17 रुपए 50 पैसे का एक शेयर था। सही कहा, 17 रुपए 50 पैसे। तो आज उन 55,000 रुपयों की कीमत लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए होती। बाप रे, 4 करोड़ 75 लाख। ये आंकड़ा वाकई दिमाग घुमाने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई शेयर मार्केट का रातों रात हुआ जादू नहीं है। हाँ। ये एक ऐसी कंपनी के नए जन्म की बहुत ही निर्मम और सड़ी हुई कहानी है, जिसे एक वक्त पर मार्केट के एक्सपर्ट्स ने लगभग खत्म मान लिया था। बिल्कुल। और आज इस डीप डाइव में हम इन्हीं पुराने दस्तावेजों, कंपनी की बैलेंस शीट और ताज़ा मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स को खंगालकर यही डिकोड करने वाले हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। हाँ, क्योंकि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। वही तो, हमें ये समझना है कि कैसे एक पुरानी ब्रिटिश विरासत वाली कंपनी, जिसका डिजाइन दशकों से लगभग वैसा ही था, वो आज भारतीय बाजार का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रॉफिट इंजन बन गई है। और जो डेटा हमारे पास है ना, वो बहुत साफ दिखाता है कि ये सिर्फ लोहे, रबर और इंजन से बनी एक ऑटो कंपनी की कहानी नहीं रह गई है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक मास्टर क्लास है फोकस का, ब्रांड के प्रति लोगों की दीवानगी का, और सबसे जरूरी उस स्ट्रैटेजी का जो ये बताती है कि एक कंपनी अपने पुराने इतिहास को भुनाते हुए भी फ्यूचर की इलेक्ट्रिक तकनीक और ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांडिंग के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकती है। तो चलिए सीधे उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जहाँ से सारा खेल पलटा। वैसे तो देखिए, रॉयल एनफील्ड का इतिहास 1901 से शुरू होता है। हाँ, दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड जो लगातार चल रहा है। बिल्कुल। उनका पुराना नारा ही था मेड लाइक अ गन, यानी बंदूक की तरह मजबूत। लेकिन इस चर्चा के लिए 1901 नहीं बल्कि साल 2004 सबसे ज्यादा अहम है। सही कहा, 2004 के साल। क्योंकि साल 2000 में जब सिद्धार्थ लाल सिर्फ 26 साल की उम्र में रॉयल एनफील्ड के सीईओ बने थे, तब हालात बहुत खराब थे। लेकिन 2004 में जब वो 30 साल के हुए, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। जी, साल 2004 में आयशा ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। उनके पास 15 अलग अलग तरह के बिजनेसेस थे। 15 अलग बिजनेस? हाँ, 15। वो ट्रैक्टर बना रहे थे, ट्रक, मोटरसाइकिल्स, पार्ट्स, यहाँ तक कि जूते और कपड़े बनाने का भी उनका अपना बिजनेस था। अरे वाह। और उस वक्त भारतीय कॉर्पोरेट जगत में इतने सारे बिजनेस होना बहुत शान की बात मानी जाती थी। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि इन 15 में से किसी भी बिजनेस में वो मार्केट के लीडर नहीं थे। मतलब हर जगह बस एक एवरेज प्लेयर बनकर रह गए थे। बिल्कुल, बस एक एवरेज खिलाड़ी। और यहीं पर सिद्धार्थ लाल ने वो फैसला लिया जो उस समय के बिजनेस एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से पागलपन लग रहा था। उन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस, जिसको बाद में ताफे को बेच दिया गया, उसको मिलाकर अपने 13 बिजनेसेस को पूरी तरह से बेच दिया। हाँ, 13 बिजनेस एक झटके में बेच दिए। उनका मकसद था सिर्फ 2 चीजों पर अपना पूरा ध्यान लगाना, मोटरसाइकिल और कमर्शियल ट्रक। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई माली एक बड़े हरे भरे पेड़ की तरह बिल्कुल स्वस्थ और फल देने वाली डालियों को कुल्हाड़ी से सिर्फ इसलिए काट दे ताकि उस पेड़ की जड़ों का सारा पानी और पोषण सिर्फ 2 खास फलों तक ही पहुंच सके। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। मतलब उस दौर में जब भारत में बड़ी कंपनियां अपने हर बिजनेस को फैमिली ज्वेल्स मानती थी, तब 15 में से 13 बिजनेस बेचना क्या एक तरह की बिजनेस सुसाइड नहीं लग रही थी? देखिए, बाहर से देखने पर तो ये बिल्कुल बिजनेस सुसाइड ही लग रहा था। और उस वक्त कई इन्वेस्टर्स को लगा भी कि आयशा मोटर्स अब खत्म होने की कगार पर है। हाँ, लोग तो डर ही गए होंगे। बिल्कुल, एक 30 साल के युवा सीईओ के लिए
बोर्ड रूम में इन पुराने धुरंधरों को ये बात मनवाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिद्धार्थ लाल के मैथ्स को समझें तो वो बिल्कुल क्लियर और रूथलेस था। अच्छा, क्या था उनका मैथ्स? उनका मानना था कि 15 छोटे और अलग-अलग बिजनेसेस में अपना पैसा, वक्त और एनर्जी लगाकर एक एवरेज कंपनी बने रहने का कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह उन सारी एनर्जीज और पैसों को समेटकर सिर्फ 2 बिजनेसेस में लगाना और उनमें दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनना कहीं ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। हाँ, फोकस बहुत जरूरी है। और रॉयल एनफील्ड और ट्रक्स, ये 2 ऐसे बिजनेस थे जिन पर उन्हें पर्सनली बहुत भरोसा था, और उन 13 बिजनेसेस को बेचकर जो पैसा आया वो सारा का सारा इन 2 फोकसों को बड़ा करने में लगा दिया गया। मतलब सीधी सी बात है, कम करो लेकिन ऐसा करो कि कोई और आसपास भी ना टिक सके। और इस डालियां काटने वाले फैसले का जो नतीजा निकला वो आज की बैलेंस शीट में साफ दिखता है। बिल्कुल साफ दिखता है। अगर हम ICRA और B&R सिक्योरिटीज की ताज़ा रिपोर्ट्स देखें तो आज रॉयल एनफील्ड का भारत के 250 सीसी से 750 सीसी वाले प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में 80% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। 80%। ये कोई छोटी बात नहीं है। वही तो, ये कोई आम सफलता नहीं है, ये मार्केट पर पूरी तरह से राज करना है। और सिर्फ मोटरसाइकिल वाला हिस्सा ही नहीं, उनका दूसरा फोकस यानी VECV, कमर्शियल व्हीकल्स, जिसे हम VECV कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। हाँ, जो वॉल्वो के साथ उनका जॉइंट वेंचर है। बिल्कुल, ये ट्रक और बस बनाने के लिए वॉल्वो के साथ उनका JV है। आज इन कमर्शियल गाड़ियों के मार्केट में उनकी लगभग 18% की मजबूत हिस्सेदारी है। और पता है, इस जॉइंट वेंचर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। हाँ, ये वॉल्वो के साथ वाली पार्टनरशिप सच में बड़ी दिलचस्प है। मतलब क्या इसका ये मतलब है कि वॉल्वो, जो पूरी दुनिया में अपनी बहुत ही महंगी और सेफ टेक्निक के लिए जाना जाता है, वो टेक्निक दे रहा है? हाँ, बिल्कुल। और आयशर उस टेक्निक को लेकर उसे भारतीय जुगाड़, मेरा मतलब है भारतीय मार्केट के हिसाब से सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसे इंडस्ट्री की भाषा में फ्रूगल इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए, वॉल्वो के पास वर्ल्ड क्लास इंजन और टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर वॉल्वो सीधे भारत में अपने ट्रक बनाएगा ना, तो वो यहाँ के ट्रक मालिकों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो आयशर की खासियत ये है कि वो उस शानदार ग्लोबल टेक्नोलॉजी को लेते हैं और उसे भारत में बेहद कम लागत पर बनाना जानते हैं। अच्छा, मतलब सस्ते में बढ़िया चीज। बिल्कुल। इसका नतीजा ये निकलता है कि भारतीय ट्रक मालिकों को वॉल्वो जैसी रिलायबिलिटी आयशर के दाम पर मिल जाती है। क्या बात है। लेकिन जब हम इन दोनों बिजनेसेस का असर आयशर मोटर्स की टोटल बैलेंस शीट पर देखते हैं तो एक ऐसा आंकड़ा निकल कर आता है जो ऑटो इंडस्ट्री में किसी सपने जैसा है। हाँ, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें आप। बिल्कुल, उन पर कोई बड़ा लोन नहीं है, 0 डेट, और उनका मुनाफा मार्जिन यानी EBITDA मार्जिन 25% के करीब है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिसे सुनने वालों को समझना बहुत जरूरी है। जी, बनाइए। देखिए, सॉफ्टवेयर या टेक कंपनियों में तो 25-30% मार्जिन आम बात होती है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में जहाँ बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, हजारों मजदूर काम करते हैं, लोहा पिघलाया जाता है, वहाँ दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों का मार्जिन 8 से 10% के बीच ही अटक कर रह जाता है। ये एकदम सही तथ्य है। ऑटो इंडस्ट्री में डबल डिजिट मार्जिन आना ही बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ लोगों की पुरानी यादों को, उस नॉस्टैल्जिया को या उस धुक-धुक आवाज को महंगी कीमत पर बेचकर 25% मार्जिन कमा रहे हैं? हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है। क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि सिर्फ हिस्ट्री या हेरिटेज के दम पर इतना भारी मुनाफा हर साल कमाया जा सकता है। इसके पीछे जरूर मैन्युफैक्चरिंग की कोई बहुत बड़ी चाल होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। देखिए, पुरानी यादें या हेरिटेज आपको शोरूम में ग्राहकों की भीड़ तो दे सकते हैं। हम लोग बाइक देखने तो आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो 25% का मार्जिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया से नहीं बनता। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्लेटफॉर्म लेड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही है। प्लेटफॉर्म लेड? हाँ, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो रॉयल एनफील्ड ने J सीरीज और 650 पैरेलल ट्विन जैसे मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करके डेवलप किए हैं। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, ये शब्द सुनकर मुझे हमेशा ना बचपन के लेगो ब्लॉक्स याद आते हैं। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, बिल्कुल। जैसे लेगो में आपके पास कुछ गिने चुने बेस या पहिए होते हैं,
लेकिन आप उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ तोड़कर कभी एक शानदार स्पोर्ट्स कार बना देते हैं और कभी एक भारी भरकम ट्रक बना देते हैं। तो क्या रॉयल एनफील्ड ने भी इंजन और चासी के साथ ठीक ऐसा ही कुछ किया है? ये लेगो वाली तुलना ना, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। असल में कंपनी एक ही बहुत ही मॉडर्न और रिफाइंड इंजन और चासी का एक बेस या प्लेटफॉर्म तैयार करती है। अच्छा, एक ही बेस? हाँ, और फिर उसी बेस का इस्तेमाल करके वो क्लासिक 350, बुलेट, हंटर और मीटियोर जैसी बिल्कुल अलग-अलग दिखने वाली मोटरसाइकिल मार्केट में उतार देती है। ओह, तो इससे उनकी लागत कैसे कम हो रही है? देखिए, जब कोई भी कंपनी कोई नई बाइक बनाती है तो सबसे ज्यादा खर्चा उसके इंजन की R&D में और कारखाने में नई मशीन लगाने में होता है। हाँ, रिसर्च तो महंगी होती है। लेकिन यहाँ जब बेस इंजन एक ही है तो R&D का करोड़ों रुपए का खर्चा सीधा बच गया। अंदर के जो पुर्जे हैं वो 70 से 80% तक एक जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब सप्लायर से एक साथ बहुत सारा सामान खरीदते होंगे? बिल्कुल, इससे उन्हें सप्लायर से भारी डिस्काउंट मिलता है। अब आप देखिए, लागत तो बहुत कम हो गई, लेकिन क्योंकि हर बाइक का बाहरी डिजाइन और उसका फील अलग है और रॉयल एनफील्ड ब्रांड की एक प्रीमियम वैल्यू है, इसलिए वो ग्राहकों से पूरी महंगी कीमत वसूलते हैं। वाह, यही उनके 25% मुनाफे का असली राज है। मतलब अंदर से मशीन लगभग एक जैसी ही है, बस बाहर का रूप और एटीट्यूड बदलकर अलग-अलग तरह के ग्राहकों को लुभाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। और पता है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा। रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने टैक्स बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी भी अपनाई है। जी हाँ, और इस स्ट्रैटेजी को CKD यानी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन रूट कहते हैं। CKD, ये थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर ईश्वर भारत से पूरी की पूरी बनी हुई मोटरसाइकिल थाईलैंड, अर्जेंटीना या कोलंबिया जैसे देशों में भेजेगा तो वहाँ की सरकारें उस पर 50 से 100% तक का भारी इंपोर्ट टैक्स लगा देंगी। अपने 100% टैक्स? हाँ, इससे बाइक वहाँ इतनी महंगी हो जाएगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो फिर वो इस टैक्स की दीवार को फांद कैसे रहें? वो मोटरसाइकिल को पूरा यहाँ बनाने के बजाय उसके सारे पुर्जों को डिब्बों में पैक करते हैं, जिसे हम CKD कहते हैं, और उन देशों में भेजते हैं, क्योंकि सिर्फ पुर्जों पर टैक्स बहुत कम लगता है। ओह, स्मार्ट। फिर उन देशों में उन्होंने छोटे छोटे असेंबली प्लांट लगाए हुए हैं, जहाँ वहाँ के लोकल लोग उन पुर्जों को जोड़कर बाइक तैयार कर देते हैं। क्या बात है, इससे तो भारी भरकम टैक्स भी बच गया और वहाँ मोटरसाइकिल की कीमत भी कम रही। बिल्कुल, और कंपनी का प्रॉफिट आसमान छूने लगता है। ये स्ट्रैटेजी सच में काबिले तारीफ है। मतलब एक बेहतरीन इंजीनियरिंग, लेगो स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग और टैक्स का स्मार्ट मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, कहानी का एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे इस सारी रिसर्च में सबसे ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला लगा। अजीब? क्या अजीब लगा आपको? बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार रॉयल एनफील्ड का जो कपड़ों का यानी अपैरल और एक्सेसरीज का बिजनेस है वो करोड़ों का हो गया है, और जो डेटा दिमाग हिलाने वाला है वो ये है कि उनके 20% कपड़े और एक्सेसरीज खरीदने वाले वो लोग हैं जिनके पास रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है ही नहीं। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा अजीब तो लगता है सुनने में। मतलब मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बंदा मशहूर हेवी मेटल रॉक बैंड मेटालिका की टी-शर्ट पहनकर बड़े गर्व से सड़क पर घूम रहा हो, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस बैंड का एक भी गाना ना सुना। हाँ, ये बिल्कुल वैसी बैंड टी-शर्ट वाली बात हो गई। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि एक ऑटो कंपनी का काम तो शानदार मोटरसाइकिल बनाना है, क्या कपड़े, जैकेट और जूते बेचने से उनका जो मेन फोकस था, जिसके लिए सिद्धार्थ लाल ने अपने 13 बिजनेसेस बेचे थे, क्या वो भटक नहीं रहे हैं? आपकी मेटालिका वाली तुलना बहुत सटीक है और आपका डाउट भी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसे भटकाव नहीं कहते। बिजनेस की भाषा में इसे मोनेटाइजेशन पर राइडर की एक बहुत ही आक्रामक और सोची समझी स्ट्रैटेजी कहते हैं। अच्छा, मोनेटाइजेशन पर राइडर। हाँ, देखिए, लोहे और स्टील से बनी बाइक पर 25% मार्जिन कमाना हमने देखा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्रीमियम लेदर जैकेट या ब्रांडेड हेलमेट पर प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? कितना होता होगा? वो 40 से 50% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओहो, तो बात फिर से घूम फिर कर मार्जिन पर ही आ गई। बिल्कुल, प्रॉफिट मार्जिन पर। कंपनी बहुत अच्छे से जानती है कि जब कोई आयशर की रॉयल एनफील्ड खरीदता है तो वो सिर्फ आने जाने का साधन नहीं खरीद रहा है। हाँ, एक शौक है।
वो एक पूरी लाइफस्टाइल खरीद रहा है। रोमांच, आज़ादी, पहाड़ों पर लंबी बाइक ट्रिप वाली फीलिंग। वही लद्दाख जाने का सपना। बिल्कुल, कंपनी इसी फीलिंग को कैश कर रही है। वो चाहते हैं कि कस्टमर उसी ब्रांड का हेलमेट पहने, वैसी ही जैकेट पहने। और रही बात उन 20% लोगों की जिनके पास बाइक नहीं है, हाँ, उनका क्या सीन है? वो लोग असल में उस पूरे कल्चर या उस एटीट्यूड का हिस्सा बनना चाहते हैं। भले ही उनके घर में बुलेट ना खड़ी हो, लेकिन बुलेट की जैकेट पहनकर उन्हें वो माचो फील जरूर मिलता है। और शायद इसी प्रीमियम इमेज को बनाए रखने के लिए ही वो ग्रीन परस्यूट जैसी नई पहल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स में इस बात का खास जिक्र है कि अब वो अपने कपड़ों में ऑर्गेनिक कॉटन यानी जैविक कपास, नेचुरल कलर्स और यहाँ तक कि हिमालयी घास के मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, सस्टेनेबल फैशन आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है। और इसके साथ ही वो नापा डोरी और ह्यूमेन जैसे महंगे हाई एंड अर्बन फैशन ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो युवा कस्टमर है ना, वो पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक है और वो कुछ एक्सक्लूसिव पहनना चाहता है। सही बात है। ये स्ट्रैटेजी आइशर मोटर्स को सिर्फ एक रफ एंड टफ बाइक बनाने वाली कंपनी की इमेज से निकालकर एक ग्लोबल कल्ट लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में सेट कर रही है। तो अगर हम यहाँ तक की पूरी पिक्चर देखें तो 2004 में फोकस किया, लेगो स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग से 25% भारी मार्जिन निकाला और फिर एक रॉक बैंड की तरह लाइफस्टाइल ब्रांड बनकर बेशुमार पैसा कमाया। बिल्कुल, इन्हीं सब ने मिलकर वो पैसा बनाया है। हाँ, इसी सब ने मिलकर वो 17,700 करोड़ रुपए का विशाल कैश रिजर्व खड़ा किया है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन अब यहाँ से चर्चा को एक नए और थोड़े खतरनाक मोड़ पर ले चलते हैं। खतरनाक मोड़? हाँ, क्योंकि ये जो 17,700 करोड़ का रिजर्व है ना, अब इसकी पाई आने वाले वक्त में काम आने वाली है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत ही बड़े भुजाल के मुहाने पर खड़ी है। ये किसी भी ऑटो कंपनी के लिए एक मेक और ब्रेक वाला समय है। इकरा की रिपोर्ट इस बात को बहुत साफ तौर पर हाईलाइट करती है कि लंबी अवधि में रॉयल एनफील्ड के लिए सबसे बड़ा जोखिम ये ईवी ट्रांजिशन ही है। और देखिए, मार्केट में मुकाबला भी लगातार बड़ा हो रहा है। सिर्फ ईवी नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग सेगमेंट में भी होंडा जैसी दिग्गज कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक भारत में ईवी सहित 10 से ज्यादा नए मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, कंपटीशन तो बढ़ रहा है। बजाज, ट्रायम्फ और हीरो हार्ली डेविडसन जैसी पार्टनरशिप्स पहले से ही 250 से 750 सीसी के मार्केट में उनके 80% मार्केट शेयर में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच मेरे दिमाग में ना ईवी को लेके एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। देखिए, रॉयल एनफील्ड की पूरी पहचान, उनका पूरा जो चार्म है ना, वो उनके उस भारी भरकम मैकेनिकल इंजन पर टिका है। हाँ, बिल्कुल, उनके इंजन की आवाज और फील। मतलब जब एक राइडर उसे स्टार्ट करता है तो जो वाइब्रेशन महसूस होता है, गियर बदलते वक्त जो थक की आवाज आती है, और सबसे बढ़कर वो धुक धुक की आवाज, यही तो बुलेट है। लोग तो बुलेट लेते ही उस आवाज के लिए हैं। वही तो, लोग जब उसे चलाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक जिंदा मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर फ्यूचर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक का है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो बिल्कुल शांत होती हैं, उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता। हाँ, ईवीज तो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलती हैं। तो क्या एक इलेक्ट्रिक बुलेट अपनी आत्मा नहीं खो देगी? क्या ये ईवी में शामिल होना उनके लिए सिर्फ एक नई तकनीक अपनाने की बात है, या उनके पूरे ब्रांड की पहचान के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है? हाँ, ये एक बहुत ही डीप और शानदार नजरिया है आपका। सच कहूँ तो एक साइलेंट बुलेट की कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, वही ना। देखिए, टेक्निकली एक बेस्ट इन क्लास ईवी बनाना आइशर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस शांत ईवी में रॉयल एनफील्ड का वो मैकेनिकल डीएनए डालना, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती से वो निपटेंगे कैसे? याद कीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले किस चीज पर बात की थी। उनके पास जो 17,700 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है। हाँ, वो विशाल खजाना। बिल्कुल, ये खजाना उन्हें मार्केट में एक ऐसी ताकत देता है जो बहुत कम ऑटो कंपनियों के पास है, और वो ताकत है समय और धैर्य की। अच्छा, मतलब उन्हें किसी हड़बड़ी में कोई आध पका सा ईवी मॉडल लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है? एकदम सही। जब दुनिया भर की कंपनियां जल्दबाजी में अपने इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर रही हैं, रॉयल एनफील्ड चुपचाप अपनी रिसर्च कर रही है। और हमारा डेटा बताता है कि आने वाले साल 2027 में वो अपनी ईवी बिजनेस को मजबूत करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 2200 करोड़ का निवेश? बाप रे। हाँ,
तमिलनाडु के चेय्यार में वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 20 लाख यूनिट्स हर साल कर रहे हैं और तिरुपति में तो 2500 करोड़ रुपए का एक बिल्कुल नया ईवी प्लांट लगाने का काम भी शुरू हो रहा है। तो मतलब वो तैयारी तो पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो मेन कस्टमर है वो रातों रात इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, इसीलिए वो एक तरफ अपने पेट्रोल इंजनों को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं और दूसरी तरफ धीरे धीरे एक ऐसा ईवी इकोसिस्टम बना रहे हैं जो दिखने और महसूस होने में एकदम क्लासिक लगे। अच्छा। शायद उस ईवी में आवाज न हो, लेकिन उसका रुतबा, उसकी बॉडी डिजाइन और उसका भारीपन बिल्कुल एक रॉयल एनफील्ड जैसा ही होगा। ये तो एक बहुत ही बैलेंस्ड और समझदारी भरा नजरिया लग रहा है। तो अगर हम लोग आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो आइशर मोटर्स की ये कहानी ना सबको एक बहुत बड़ा सबक देती है। जी बिल्कुल। सिद्धार्था लाल का 2004 का वो फैसला ये साबित करता है कि 15 आम और एवरेज चीजें करने से कहीं बेहतर है कि आप सिर्फ 2 चीजें करें, लेकिन उन 2 चीजों में ऐसी महारत हासिल करें कि पूरी दुनिया बस देखती रह जाए। एकदम सही कहा आपने। और ये भी सीखने को मिलता है कि सिर्फ अपने पुराने इतिहास के सहारे बैठे रहने से कोई कंपनी 100 साल तक जिंदा नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। एशिया मोटर्स ने ये प्रूव किया है कि कैसे एक पुरानी ब्रिटिश विरासत को अगर मॉडर्न लेगो स्टाइल तकनीक और इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग के साथ और एक रॉक बैंड जैसी कल्ट लाइफस्टाइल मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो एक ऐसा प्रॉफिट इंजन बनता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। अब आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इस पूरी कहानी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला ख्याल उन सब के लिए छोड़कर जाना चाहूंगा जो लोग हमें सुन रहे हैं। जी जरूर। देखिए, आज जब पूरी दुनिया की ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों को पूरी तरह से ऑटोमेटिक, बिल्कुल साइलेंट और बिना किसी वाइब्रेशन के एकदम परफेक्ट बनाने की एक अंधी रेस में भाग रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जब सब कुछ कंप्यूटर से चलने लगेगा और सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी एकदम एक जैसी परफेक्ट हो जाएगी, तब क्या असली लग्जरी उस मशीन को माना जाएगा जो थोड़ी सी इम्परफेक्ट हो? इम्परफेक्ट लग्जरी दिलचस्प है। हाँ, जिसमें गियर बदलते वक्त थोड़ी खटकने की आवाज हो, जिसमें बैठते ही इंजन की एक जिंदा धड़कन महसूस हो और जो वाकई में एक मैकेनिकल मशीन होने का एहसास कराए। वाह! क्या परफेक्शन के इस आने वाले नीरस दौर में ये मैकेनिकल इम्परफेक्शन ही भविष्य की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में हमारी तरफ से बस इतना ही।